फिजिक्स के सबसे पुराने और सबसे गहरे रहस्यों में से एक, आखिर ये लाइट यानी प्रकाश है क्या? क्या ये छोटे छोटे पार्टिकल्स की बौछार है या फिर तालाब में उठने वाली लहरों जैसी कोई तरंग? सदियों तक दुनिया के सबसे ब्रिलियंट दिमाग इसी एक सवाल पर उलझे रहे। तो सवाल बहुत सीधा है, प्रकाश क्या है? इसी एक सवाल ने साइंस की दुनिया में एक इतनी लंबी और दिलचस्प बहस छेड़ी, जिसने हमारे ब्रह्मांड को देखने का नजरिया ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। सैकड़ों सालों तक इस एक सवाल के जवाब के लिए दो आइडियाज आमने सामने टकराते रहे। और ये कोई मामूली किताबी बहस नहीं थी, ये तो साइंस के दो सबसे बड़े दिग्गजों के बीच एक वैचारिक जंग थी। तो चलिए इस महान वैज्ञानिक बहस के दोनों पक्षों को जरा करीब से समझते हैं। एक तरफ था पार्टिकल का सिद्धांत और दूसरी तरफ वेव का। और इस वैज्ञानिक मुकाबले के दो मुख्य खिलाड़ी थे, सर आइजैक न्यूटन, जिनका मानना था कि लाइट पार्टिकल से बनी है, और क्रिस्टियन हाइगन्स, जिन्होंने एक बिल्कुल ही अलग आइडिया पेश किया कि लाइट एक वेव है। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सबसे पहले बात करते हैं न्यूटन के कणिका मॉडल की, जिसे कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी भी कहते हैं। वैसे तो ये आइडिया 1637 में देकार्ते ने दिया था, पर इसे असली पहचान तब मिली जब आइजैक न्यूटन ने अपनी मशहूर किताब ऑप्टिक्स में इसे और आगे बढ़ाया। और देखिए, न्यूटन का कद इतना बड़ा था कि करीब करीब एक सदी तक विज्ञान की दुनिया ने ये मान ही लिया था कि प्रकाश कणों से ही बना है। तो ये थ्योरी कहती क्या है? बहुत आसान शब्दों में कि प्रकाश कॉर्पसल्स नाम के बहुत ही छोटे, बिना वजन वाले कणों से बना है। ये कण एकदम सीधी लाइन में चलते हैं, जिससे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जैसी चीजें बड़ी आसानी से समझाई जा सकती थीं। लेकिन इस मॉडल ने एक बहुत जरूरी भविष्यवाणी की कि प्रकाश के कण जब पानी जैसे किसी घने मीडियम में जाते हैं तो उनकी रफ्तार बढ़ जाती है। ये बात याद रखने वाली है। लेकिन ठीक उसी समय जब न्यूटन का विचार पूरी दुनिया पर छाया हुआ था, एक और शानदार दिमाग एक बिल्कुल ही अलग दिशा में सोच रहा था। चलिए अब वेव थ्योरी पर एक नजर डालते हैं। साल था 1678 और डच फिजिसिस्ट क्रिस्टियन हाइगन्स ने ये क्रांतिकारी विचार सामने रखा कि लाइट पार्टिकल नहीं बल्कि एक वेव है। ये उस जमाने के साइंस के हिसाब से एक बहुत ही बड़ा और साहसी कदम था। अब हाइगन्स की थ्योरी को समझने के लिए वेव फ्रंट को समझना होगा। जरा सोचिए, जब हम शांत पानी में पत्थर फेंकते हैं तो गोल गोल लहरें बाहर की तरफ फैलती है ना? बस किसी भी एक लहर का जो सबसे बाहरी किनारा है वही वेव फ्रंट है। ये उन सभी पॉइंट्स को जोड़ता है जो एक ही फेज में, मतलब एक साथ ऊपर नीचे हो रहे हैं। और यहीं पर हाइगन्स का सिद्धांत बहुत दिलचस्प हो जाता है। वो कहते हैं कि वेवफ्रंट का हर एक पॉइंट खुद एक नई छोटी लहर का सोर्स बन जाता है। ये छोटी छोटी लहरें फिर हर दिशा में फैलती हैं और इन सबके बाहरी किनारों को अगर हम जोड़ दें तो हमें अगली नई वेवफ्रंट मिल जाती है। ये लहरों के आगे बढ़ने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है। और यहीं पर वेव थ्योरी ने न्यूटन के मॉडल को सीधी चुनौती दी। इस सिद्धांत के हिसाब से अगर लाइट किसी घने मीडियम में जाते हुए नॉर्मल की तरफ झुकती है तो उसकी स्पीड कम होनी चाहिए। ये न्यूटन की भविष्यवाणी से ठीक उल्टा था। तो अब हमारे पास दो थ्योरीज थीं जो एक ही चीज के बारे में दो बिल्कुल अलग अलग भविष्यवाणियां कर रही थी। इसका मतलब साफ था, अब इस बहस का फैसला एक एक्सपेरिमेंट से किया जा सकता था। साइंस के लिए ये एक सुनहरा मौका होता है। तो मुकाबला एकदम साफ था। अखाड़ा था पानी में लाइट की स्पीड। न्यूटन के पार्टिकल मॉडल ने कहा स्पीड बढ़ेगी, हाइगन्स के वेव मॉडल ने कहा स्पीड घटेगी। अब बस ये देखना बाकी था कि सही कौन है। और फिर साल 1850 में फूको के एक एक्सपेरिमेंट ने इन भविष्यवाणियों को टेस्ट किया। उन्होंने पानी में लाइट की स्पीड को नापा। उस वक्त पूरी वैज्ञानिक दुनिया की सांसें थमी हुई थीं। और नतीजा आया, वेव थ्योरी सही थी। एक्सपेरिमेंट ने ये साबित कर दिया कि प्रकाश पानी में धीमा हो जाता है। ये हाइगन्स के सिद्धांत के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी और न्यूटन के पार्टिकल मॉडल के लिए एक बड़ा झटका। लेकिन असली और पक्का सबूत, जिसे स्मोकिंग गन भी कह सकते हैं, वो तो 1801 में थॉमस यंग के एक एक्सपेरिमेंट से आया। इस एक्सपेरिमेंट ने कुछ ऐसा दिखाया जो सिर्फ और सिर्फ तरंगे ही कर सकती हैं। ये घटना थी इंटरफेरेंस। ये तरंगों की एक खास पहचान है। देखिए,
जब दो या दो से ज्यादा तरंगे एक जगह पर मिलती हैं तो वो आपस में जुड़ जाती हैं। पार्टिकल्स ऐसा नहीं कर सकते, वो तो बस एक दूसरे से टकरा जाएंगे। इंटरफेरेंस दो तरह से होता है। जब दो लहरों के ऊपरी हिस्से यानी क्रेस्ट एक साथ मिलते हैं तो वो जुड़कर एक ज्यादा चमकदार जगह बनाते हैं, और जब एक लहर का क्रेस्ट दूसरी के निचले हिस्से से मिलता है तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और एक अंधेरी जगह बन जाती है। यंग के एक्सपेरिमेंट में बिल्कुल यही चमकदार और अंधेरी धारियों का पैटर्न देखने को मिला, जो इस बात का पक्का सबूत था कि लाइट एक वेव है। तो ऐसा लग रहा था कि वेव थ्योरी ने ये जंग पूरी तरह से जीत ली है। न्यूटन गलत साबित हुए और हाइगेंस सही। लेकिन एक बहुत बड़ी पहेली अभी भी सुलझनी बाकी थी। सवाल ये था कि अगर हर तरंग को चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है, जैसे आवाज को हवा की, तो फिर सूरज की रोशनी अंतरिक्ष के वैक्यूम यानी खाली जगह से हम तक पहुंचती कैसे है? ये वेव थियरी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और इस पहेली का जवाब दिया जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने, जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को एक साथ जोड़कर फिजिक्स की दुनिया में एक और क्रांति ला दी। मैक्सवेल ने अपने गणित से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के होने की भविष्यवाणी की। ये ऐसी तरंगें थीं जो बदलते हुए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से बनी थीं। और सबसे कमाल की बात, इन्हें चलने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं थी। ये खाली स्पेस में भी चल सकती थी। और फिर आया वो पल जिसने सब कुछ साफ कर दिया। जब मैक्सवेल ने इन तरंगों की स्पीड कैलकुलेट की तो वो नंबर लाइट की नापी गई स्पीड से हूबहू मैच कर गया। जवाब मिल चुका था, प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो 19वीं सदी के आखिर तक ये बहस सुलझ चुकी थी। लाइट एक वेव थी, केस क्लोज्ड। या शायद नहीं। क्या हो अगर लाइट एक ही समय में पार्टिकल और वेव दोनों हो? इसी एक सवाल ने 20वीं सदी में फिजिक्स को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। लेकिन वो कहानी फिर कभी।